नमस्कार, देश की बात में हाजिर है। देश की राजधानी दिल्ली समेत अगल बगल के गुरुग्राम और नोएडा में कल हुई बारिश से जीवन अस्त व्यस्त हो गया। अहम एरा की सड़कों पर बड़ी मात्रा में पानी के जमा होने से सड़क पर सफर जो एक तरह से थम गया। लंबे घंटों के ट्रैफिक जैम से जूझते कुछ लोग तो अपने वाहन छोड़ने को मजबूर हो गए। गुरुग्राम, नोएडा, गाजियाबाद के स्कूल आज बंद रहे। गुरुग्राम के दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम की सलाह दी गई। किसी तरह एक दिन की बारिश ने गुरुग्राम के हालात ये बिगाड़े हैं। पहले आगे बढ़ने से पहले एक रिपोर्ट देख लेते हैं। गुरुवार दोपहर बाद से ही गुरुग्राम आने जाने लायक नहीं बचा। दिल्ली जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर पानी भरने से कई गाड़ियां खराब हो गईं और लोग सड़कों पर भरे पानी के बीच पैदल जाते दिखे। शुक्रवार को सुबह से ही बारिश होती रही। नरसिंहपुर जैसे इलाके में जलभराव के चलते कई लोग अपनी लाखों की गाड़ियों को इस तरह सड़कों पर छोड़कर पैदल अपने घर चले गए। कल यहाँ पर तकरीबन 4 से 5 फीट जो पानी है वो भरा हुआ था। ये आप देखिए, लाखों रुपए की जो गाड़ी है वो कल रात को कोई छोड़कर चला गया, क्योंकि ये गाड़ी जो है वो इस पानी में, इस जल भराव में फंस गई थी। और आप देखिए कि अभी तक इसका कोई मालिक नहीं आया है कि आखिर ये गाड़ी जो है वो किसकी है। अभी नेशनल हाईवे की तरफ से जो है वो क्रेन मंगवाई गई है। ये आप देखिए पीछे क्रेन खड़ी हुई है, तो इस क्रेन के जरिए इसको यहाँ से हटाने की कोशिश की गई, लेकिन ये हट नहीं पाई। बारिश की वजह से गुरुग्राम प्रशासन ने स्कूल बंद कर दिए और कंपनियों ने अपने कर्मचारियों को घर से काम करने की हिदायत दे दी। लेकिन सवाल ये उठता है कि बारिश से पहले नालों की सफाई से लेकर वाटर हार्वेस्टिंग पर लगाए गए करोड़ों रुपए पानी की तरह बहते रहेंगे और लोग परेशान होते रहेंगे। बाहर रोड से लाके यहाँ पानी गिरा गया है। मैंने उन्हें बोला भी है कि आप क्यों गिर के जा रहे हैं, कि वहाँ से कह रहे हैं कि हम क्या करें, हमें वहाँ से बोला गया है निकल जाएगा। या मैंने उनको बोला भी है, मैं आप क्यों डाल रहे हो यहाँ पर, बिना सुन के वो सीधा चले गए। ये पाइप लगे हुए हैं के नहीं है। 3 महीने से पाइप काम चल रहा है, कुछ नहीं। 3-3.5 में सब पता नहीं क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, कुछ समझ नहीं आ रहा हमें। 3 महीने से काम चल रहा है, पक्का 3 महीने से 100%। 3 नहीं होगा तो 2 तो होगा ही होगा। जून से लगा है। आप फिर भी कम मान के चलो, कोई नहीं होता ना सर। ये तो सीवर के पानी है सारे। ये सारे सीवर के पानी है उफान पे। दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेसवे इस्लामपुर और नरसिंहपुर जैसे इलाके ही नहीं, बल्कि गुरुग्राम के पॉश इलाके सेक्टर 5 के हालात देखने के लिए हम उस ओर बढ़े। यहाँ जल जमाव के चलते सड़कें धंस गईं और ये पूरा इलाका टापू की तरह नजर आया। बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक बीते 24 घंटे अपने घरों में ही कैद होकर रह गए। यहाँ बारिश के चलते बिजली भी कई घरों की गुल रही। घर में लाइट नहीं है, रोशनी नहीं है, पीने का पानी है वो टाइम से नहीं आ रहा, पानी की सप्लाई है वो टाइम से नहीं आ पा रही है। और गली में जो हाल अभी देख रहे हैं, इन केस ऑफ इमरजेंसी किसी को हॉस्पिटल जाना पड़ जाए, वो इस कंडीशन में कैसे जाएगा। कार से कि हम पैदल भी नहीं आ सकते। कल अपने बच्चों को स्कूल से लेके आए हैं, वो गिरते गिरते बच्चे हैं बिल्कुल, उनके सारे कपड़े गंदे हो गए हैं। बस हमें ही पता है, ना हम उनको कहीं लेके जा सकते हैं, ना कहीं हम बाहर से आ सकते हैं। दूध लाने के लिए जब मैं सुबह गया तो बड़ी मुश्किल से मैं दूध लेके आया हूँ, क्योंकि बच्चों के लिए दूध लाना जरूरी होता है। गुरुग्राम ही नहीं, दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद के भी तमाम इलाकों में पानी भरने से ट्रैफिक जाम में लोग घंटों परेशान रहे और स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए। एक अच्छी बारिश ने मिलेनियम सिटी के चमकदार इमारतें और शानदार सड़कों की पोल खोल कर रख दी। बारिश के बाद लोग परेशान होते हैं और प्रशासन हर बार अच्छी व्यवस्था देने का वायदा करती है, लेकिन हर बार अच्छी बारिश यहाँ के बाशिंदों के लिए जी का जंजाल साबित होती है। गुरुग्राम से जेवियर के साथ रविशरण शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। और इस तरह के हालात हर साल क्यों बनते हैं? हमारे साथ सुधीर कृष्णा है, पूर्व शहरी विकास सचिव रह चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर जुड़ने के लिए। आपका आंकलन क्या है? ये जो स्थितियां देखी, परिस्थितियां देखी, फिर से साल दर साल हम लोग चर्चा करते हैं, क्या अनदेखी हुई है? गुड़गांव में ही मैं रहता हूं, पहले तो आपको ये बताऊं, और ये बड़े दुख की बात है, क्योंकि पानी गुड़गांव के लिए संपत्ति होनी चाहिए, लेकिन ये विपत्ति बन गई है। और संपत्ति इसलिए होनी चाहिए कि गुड़गांव में अपना जल का स्रोत कोई है नहीं, पानी बाहर से पीने का आता है, और जरा सा भी व्यवधान हुआ आने में तो यहाँ पानी की त्राही त्राही हो जाती है। गर्मियों में पानी की बहुत किल्लत है,
लेकिन दूसरी तरफ पानी बरसता है तो हमारे लिए विपदा बन जा रही है। उसका मूल कारण उसके जो है मैंने समझा है वो दो हैं, एक तकनीकी है और दूसरा प्रशासनिक। तकनीकी कारण ये है कि यहाँ गुड़गांव अंडुलेटिंग एरिया है, इसकी जो लेवल सीधा नहीं है, पहाड़ी जैसा एरिया है, और उसमें बड़े बड़े नाले थे, नेचुरल नाले थे और मैन मेड नाले भी थे, बड़े बड़े नाले, चौड़े चौड़े। अधिकतर सारे नाले जो हैं वो इंक्रोच हो चुके हैं, और या जो बचे हैं उसमें मलबा जमा हो रहा है, प्लास्टिक वेस्ट हो या म्यूनिसिपल वेस्ट हो या जो CND वेस्ट, कंस्ट्रक्शन डेमोलिशन वेस्ट, वो डाल डाल के नाले पतले हो गए हैं। अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन भी बहुत हुए हैं, तो उससे जो है वो नाले जो पानी को ले जाते थे वो अब उनकी हालत में जो है बहुत दिक्कतें हैं। और साथ साथ ये गुड़गांव ऐसा बसा है कि इसमें गांव भी हैं, शहर के अंदर गांव भी हैं, कोई एरिया म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में आता है, कोई पंचायत में आता है, लेकिन नाले को तो पता नहीं वो किसके एरिया से जा रहा है, पानी को तो मालूम नहीं है वो किसके एरिया से जा रहा है। इसलिए प्रशासनिक व्यवस्था में समस्याएं हैं। ये तो गांव पंचायत और कॉरपोरेशन की ही बात नहीं है, इसके अलावा यहाँ पर डायरेक्टरेट ऑफ टाउन प्लानिंग भी है, यहाँ पर हरियाणा विकास शहरी विकास निगम भी है, और यहाँ पर GMDA भी है, और यहाँ पर डिप्टी कमिश्नर तो है ही, उसके अलावा और भी अथॉरिटीज़ हैं। तो ये लेके जो प्रशासनिक व्यवस्था का जो जाल है उसमें सुधार की बहुत आवश्यकता है। तो दो तरीके करने हैं, एक तो तकनीकी, और वो ये कि जितना ड्रेनेज है, नेचुरल ड्रेनेज। हाँ, एक बात और कहूँगा कि नेचुरल ड्रेन के साथ साथ मैनमेड ड्रेन भी बने हैं, रोड के नई रोड्स बनी बहुत सी, उसके बगल में ड्रेनेज बनी, वो ड्रेन कवर्ड है, ऊपर से ढक्कन से बंद है वो, और जाने का सड़क का पानी उसमें छोटे छोटे होल बनाए हैं जगह जगह, वो होल हो जाते हैं बंद कचरे से, तो पानी अंदर जा नहीं पाता। तब आप देखिए कि और जो बंद है, कवर्ड है, वो उसमें जगह जगह पे इंक्रोचमेंट है, उसकी सफाई कभी नहीं हो सकती, ढक्कन उठा के सफाई करना पड़े या तो कोई दूसरे मशीन से करें। अब कौन करे उसकी सफाई, क्योंकि वो पंचायत में है या फिर वो म्यूनिसिपैलिटी में है, या तो फिर टाउन प्लानिंग का क्या उसमें रोल है, और या फिर GMDA का क्या रोल है। तो इसका मतलब यह है कि इतनी अथॉरिटी के होते हुए भी, और शहर में पैसे की कमी नहीं है, यहाँ इकोनॉमिक एक्टिविटीज बहुत ऊंचे स्तर की हैं, अच्छी कंपनीज हैं, लोगों की इनकम अच्छी है, लोग टैक्स दे रहे हैं, अच्छे देने को तैयार भी लगते हैं, कोई दिक्कत नहीं लगती है। तो अगर सारे नालों का सर्वे करके और एक नाले को क्लियर करके सैटेलाइट इमेजरी के माध्यम से और ग्राउंड सर्वे करके सारे नालों को क्लियर करने का मैप बना ले तो निश्चय ही पानी निकल जाएगा, कोई सवाल ही नहीं हुआ। अंडुलेटिंग लैंड है, ऊपर नीचे है, कोई ऐसा नहीं कि चेन्नई की तरह से या मुंबई में पानी का निकलना बड़ी मुश्किल है, क्योंकि वो तो आइलैंड है, वहां पानी जाए कहाँ, अगर थोड़ा सा भी स्लोप में अड़चन आई तो पानी फंस जाएगा, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। और दूसरा, प्रशासनिक का अगर ये व्यवस्था में सुधार करके जो गुड़गांव मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी है उसको अगर पूरा अधिकार देके ये सारी अथॉरिटीज जो बाकी सब हैं, टाउन प्लानिंग और क्या कहते हैं ये हरियाणा शहरी विकास निगम, और सबको उसमें समावेशित कर दें, तो कम से कम एक अथॉरिटी तो हो जो उसको उस प्लान को इम्प्लीमेंट कर सके। बिल्कुल सुधीर सब कुछ हमारे जी। एक आखिरी सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आपने बहुत साफ तरीके से समझाया जो हम सबकी गलतियां होती हैं, लेकिन ये हर शहर में, चाहे बड़ा शहर हो, छोटा शहर हो, और गुड़गांव जैसे मिलेनियम सिटी जहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी इमारतें वहां भी देखने को मिली। एक तो जो नालियां हैं उन पे इंक्रोचमेंट हो जाना या उनका बंद होना, और जो तमाम आपने बताया इतनी सारी एजेंसीज हैं, क्या रेड टेपिज्म होता है, क्यों इस तरह से समन्वय तरीके से नहीं बढ़ा जा सकता, क्या आपने कारण देखा है? जी, तो विजन की जरूरत है, सरकार लेवल पर विजन की आवश्यकता बहुत है, एक दूरदर्शिता के साथ में, क्योंकि देखिए इस समय टेक्नोलॉजी कमी नहीं है, अच्छी टेक्नोलॉजी है। सैटेलाइट इमेजरी बहुत कम कीमत में, मतलब हजारों लाखों भी नहीं, हजारों रुपए में सैटेलाइट इमेजरी अवेलेबल हो जाएंगी, पैसे की दिक्कत नहीं है, लोगों के पास, लोग टैक्स देने को तैयार हैं और दे भी रहे हैं। ये केवल विजन की और गुड गवर्नेंस की जरूरत है इस समय। अब वो कैसे आएगा ये हम सबको मिलकर सोचना है। आपके चैनल को तो मैं बधाई दूंगा कि कम से कम आपने ऐसे इशू को रेज किया। मुझे लगता है कि अब और विलंब करने की जरूरत नहीं, क्योंकि कई साल से वही बातें देख रहे हैं, तो अब चर्चा करने का बचा के अब तो एक्शन की जरूरत है, प्लानिंग एंड एक्शन, प्लान एंड एक्ट, दो चीजों की जरूरत है और एक्शन की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, और वाकई में इच्छा शक्ति चाहिए। अगर राज्य सरकारों की हो तो फिर इस तरह की समस्या देखने को नहीं मिलेगी, और आम आदमी तो टैक्स देता ही है, उसी का ठीक से प्रयोग हो जाए तो वही अपने आप में पर्याप्त होगा। बहुत बहुत धन्यवाद से जुड़ने के लिए। और आगे बढ़ते हैं।
उत्तर प्रदेश आपको ले चलते हैं। पिछले 4 दिनों से यूपी में जो बारिश हो रही है उसने प्रदेश में काफी तबाही मचाई है। बारिश की वजह से अब तक 13 लोगों की जान चली गई है और फसलों को भी बेहद नुकसान पहुंचा है। एक ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। चार दिनों से हो रही बारिश यूपी में किसानों के लिए काल बनकर गिरी है। ये तस्वीरें पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मथुरा और बुलंदशहर की हैं, जहां गन्ने और धान के खेतों में पानी भर गया। बुलंदशहर के खेतों के अंदर कई फुट पानी भर गया। पहले मॉनसून में कम बारिश हुई और अब बिन मौसम बरसात ने किसानों की रीढ़ तोड़ दी है। नुकसान ये बिन मौसम बरसात हुई है। सब धान पका हुआ खड़ा था, सब जमीन पे लेट चुका है। इसकी वजह और खेतों में 3-3 साढ़े 3 फीट पानी है। अब किसान तो चौपट अब तक पार करा, कर्ज लेके तो पार कराया था इस फसल को, और अब पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। अब ये किसान कहाँ जाएगा? अब तो ये सरकार से ही कुछ आशा रखेगा, सरकार कुछ मदद कर दे। अब किसान के पास कुछ नहीं बचा है। इस गांव कुमरपुर के इस एरिए में 90% नुकसान है। देखिए अब क्या करें, ये सारा पानी में डूबा पड़ा है और कर्ज ले करके ये हमने डीजल फूंक के ये जो फसल पैदा की थी और ये डूब गई। 3.5 फीट पानी है, 4 फीट कहीं 4 फीट कहीं 3.5 फीट। तो हम लोग जो है का बिल्कुल खाने और पहनने को और मोहताज हो चुके हैं। अब हम तो ये कर रहे हैं कि ये हमारी सरकार ही कुछ मदद करेगी। बुलंदशहर से लगभग 300 किलोमीटर दूर हरदोई में भी यही हाल है। बारिश की वजह से तैयार खड़े गन्ने के खेतों में पानी भर गया है। बारिश की वजह से यूपी के कई जिलों में मकान गिर गए। इस वजह से अब तक 13 लोगों की मौत हो चुकी है। अकेले इटावा में मकान गिरने से 7 लोगों की मौत हुई, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं। बारिश की वजह से फिरोजाबाद की पार्किंग में पानी भर जाने से लगभग 107 गाड़ियां डूब गईं, जिनमें से कुछ गाड़ियां अब कभी स्टार्ट नहीं होंगी। करोड़ों का नुकसान हुआ है। बारिश ने पूरे यूपी के नगर निगमों की कलई खोल दी है। सड़कें तालाब में तब्दील हो गईं, गाड़ियां रेंगती रहीं, लोग परेशान होते रहे। यूपी के सबसे हाईटेक शहर नोएडा में तो जिला अधिकारी का ही दफ्तर झील बन गया। यूपी में पिछले 24 घंटों में 393% ज्यादा बारिश हुई है। पिछले 7 दिनों में 192% अधिक बारिश हुई है। लेकिन मॉनसून में यानी जुलाई और अगस्त में कम बारिश हुई, जिस वजह से पूरे यूपी में अब भी औसत 33% बारिश कम हुई है। सोचिए यूपी में कुछ दिन तेज बारिश क्या हुई कि स्कूलों को बंद करने की नौबत आ गई। जिनको स्मार्ट सिटी बनाया जा रहा है, जैसे कानपुर, लखनऊ, नोएडा, आगरा, इन शहरों में कई सड़कों पर घुटनों तक पानी है। कई घंटों का ट्रैफिक जाम है, गाड़ियां खराब हो गई सड़क पर गड्ढों में फंस के। लेकिन जिम्मेदारी किसकी है? ना किसी अधिकारी पर कार्रवाई होगी, अधिकारी तो छोड़ दीजिए, किसी बाबू पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि बिजली, पानी, सड़क, इन मुद्दों की तो चुनाव में चर्चा ही नहीं होती। बुलंदशहर में समीर, मथुरा में सौरभ गौतम, हरदोई में आसिफ के साथ नोएडा से सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। और देश की बात में अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की और बात करेंगे अपने खिलाड़ियों की। तलवारबाजी में भवानी देवी देश का परचम लहरा रही हैं। इस खेल की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है, लेकिन संसाधन नहीं है। हालांकि कई बार प्रतिभा संसाधनों की मोहताज नहीं होती। मंडला के गांव से भोपाल आए बच्चों ने स्कूली प्रतियोगिता में सफलता के झंडे गाड़ दिए हैं। आप कहेंगे उसमें खास क्या है? इन बच्चों ने फेंसिंग यानी तलवारबाजी में मेडल जीते हैं, लेकिन प्रैक्टिस जो की है वो तलवार से नहीं की है, बल्कि लकड़ी के डंडे और बांस से तलवारबाजी सीखी है। यहाँ आने के लिए कई छात्राएं पहली बार ट्रेन में बैठी थी। एक रिपोर्ट। ये आदिवासी बहुल मंडला जिले के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय उदयपुर के बच्चे हैं।
साल भर लाठी डंडे से फेंसिंग की प्रैक्टिस करते हैं, कभी 2 घंटे तो शनिवार और रविवार को और ज्यादा। कई बच्चे पहली दफे ट्रेन में बैठे हैं। इंटर स्कूल टूर्नामेंट में भोपाल आए हैं। 70 बच्चों की टीम 30 से ज्यादा मेडल जीत चुकी है। हमारे पास उतना सुविधा नहीं थी, इसलिए हम बांस की लकड़ी से प्रैक्टिस करते सर। हम छत पे जाकर प्रैक्टिस करते हैं सर, 2 घंटे प्रैक्टिस करते हैं साहब जी। हमको सुविधाएं दी जाएं, तलवार दी जाएं, सोल्ड दी जाएं और हम पहनने के लिए वो कपड़े दी जाएं सर। हम लोग बांस के डंडे से प्रैक्टिस करते थे, रोज शाम को छत पे जाकर प्रैक्टिस किया करते थे। कोई फर्स्ट सेकंड कुछ आई अपने एज ग्रुप में? कोई मेडल जीता आपने? क्या मेडल जीता आपने? फर्स्ट आई आप, बहुत बहुत मुबारकबाद। आप ट्रेन में पहली बार बैठी हैं? हाँ, पहली बार बैठी हूँ। कैसा लगा? अच्छा लगा। अच्छा, इसके पहले कभी ट्रेन में नहीं बैठे थे? तो कैसे प्रैक्टिस करते हैं आप लोग फेंसिंग की? नहीं, मतलब डंडे से कर रही हैं या आपके पास तलवार है? कैसे करते हैं? नहीं, डंडे से, बांस के डंडे से। कभी खेलने में डर लगता है कि चोट लग जाएगा? नहीं। तारीफ इनके कोच की भी, जो वैसे फुटबॉल के कोच हैं, लेकिन बच्चों की लगन देखकर खुद मेहनत की। दूसरे जिलों से, यूट्यूब से अपने छात्रों से तलवारबाजी की ट्रेनिंग ली। बगैर किट के बच्चों को मेडल जीतने के काबिल बना डाला। मैं फुटबॉल का कोच हूँ, लेकिन स्कूल में ग्राउंड नहीं है, तो अपन ने ऐसा गेम चॉइस किया कि अपन अंदर हो जाए, छोटे से अपने एरिया में हो जाए। तो उसके लिए मैंने फेंसिंग स्टार्ट किया स्कूल में। सर इतने इक्विपमेंट इतने महंगे हैं कि हम लोग एफर्ड नहीं कर सकते हम लोग। फिर हमने सोचा क्या कर सकते हैं, उनके क्या डेंजर्स भी हैं, आंखों में लग जाए, कोई पूरे इक्विपमेंट्स पूरे नहीं है हमारे पास। तो हम लोग बांस के इनको खिलाए हमने पूरी, और 4-5 हमने फिर खरीदे, परचेस किया हमने, उससे खिला रहे हैं। सुविधाएं नहीं है हमारे छत में, स्कूल की छत में हम लोग खिलाते हैं, मैदान है नहीं। स्टार्टिंग में तो बहुत मेरे को लगा कैसे हो जाता, तो फिर जबलपुर में एक कोच रहते थे, उनको मैंने अफर्ड किया, उनको ला के फिर उनने सिखाए, फिर हम लोग भी सीखे। फिर जो सीनियर हमारे बच्चे नेशनल होके आए थे, उनसे भी कुछ बनने लगा, उन लोग भी टीचिंग देने लगे उनको। इसके लिए हमने पूरा इसको सेटअप तैयार किया। ये बच्चे 2016 से ही फेंसिंग में हिस्सा ले रहे हैं, लाठी डंडों से प्रैक्टिस करके। माँ बाप किसान मजदूर हैं, लेकिन इनकी मेहनत के आगे जेब हार जाती है। साल दर साल इंटर स्कूल नेशनल तक ही अपने तलवार की चमक बिखेरते हैं, लेकिन सुविधाएं अब तक इनके स्कूल का पता शायद ढूंढ नहीं पाई हैं। सवाल यह है कि फेंसिंग जैसे खेल के आधारभूत ढांचे को विकसित करने के लिए स्कूली शिक्षा और आदिवासी कल्याण विभाग ने जो करोड़ों रुपए खर्चे, वो आखिर गए कहाँ? भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। और देश की बात में आगे आपको ले चलेंगे उत्तर प्रदेश। यहाँ पे जो मदरसों का सर्वे हो रहा है, उस पर एक ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे। बात अब देश की बात में उत्तर प्रदेश की करते हैं। हाल में यूपी मदरसों के सर्वे ने कई सवाल खड़े किए हैं। एक तरफ मुस्लिम समुदाय के कुछ लोग खुद को निशाने पर मान रही है, तो इनमें से कुछ का कहना है कि इनकी बेहतरी के लिए हो रहा है। उत्तर प्रदेश में आपको बता दें, करीब 16,800 मदरसे हैं, जिनमें से सिर्फ 550 को अनुदान मिलता है। करीब 7,400 आधुनिक मदरसों की श्रेणी में आते हैं। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जमीनी हकीकत क्या है, इन मदरसों को देखिए। मरियम अलवी की रिपोर्ट। दिल्ली से करीब 3 घंटे की दूरी पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश का देवबंद इस्लामी शिक्षा का एक बड़ा केंद्र है। यहाँ दारुल उलूम अशरफिया मदरसा में इस्लामी कानून पर एक खास लेक्चर चल रहा है। और जिस मुल्क में हम रह रहे हैं, इस मुल्क में रहकर हम मुल्क के मुसलमानों ही को नहीं, बल्कि हर हिंदुस्तानी को सही जिंदगी की राह गुजारने का तरीक़ाकार बता सकते हैं। ये 2015 से चल रहा है और यहाँ 15 से 25 बरस के 150 छात्र हैं। यूपी सरकार की ओर से सर्वे कराने वाले यहाँ भी आए।
यूपी सरकार ने बोला था कि सारे मदरसों की एक सर्वे होगी, यहाँ पे भी हो गई है वो सर्वे? हमारे यहाँ मीडिया का भी सर्वे हो गया है यानी सबसे पहले मीडिया ही ने सर्वे किया और उसके बाद हमारे देवबंद के जो एसडीएम साहब हैं दीपक कुमार जी, वो अपनी पूरी नज्म इंतजाम के साथ यहाँ आए और बहुत इत्मीनान बख्श तकरीबन 1-1.25 घंटा वो हमारे इदारे में रहे, हर चीज़ का जायज़ा लिया, हमारे स्टूडेंट्स को देखा, तालीमी सिस्टम को देखा, सफाई को देखा, पूरा खाने पीने का जो हमारा मेस सिस्टम है उसको देखा और इंतहाई मुतमईन होकर के गए। यूपी सरकार का कहना है कि वो जो मदरसों का सर्वे करवा रही है उससे कोई सांप्रदायिक मकसद नहीं है, वो सिर्फ मदरसों को मॉडर्नाइज करना चाहती है और ये भी देखना चाहती है कि कहीं यहाँ पे कोई इलीगल एक्टिविटीज तो नहीं चल रहे। लेकिन एनडीटीवी के पास वो 12 सवाल हैं जो सरकार मदरसों से पूछ रही है। उनमें बस रूटीन सवाल है, जैसे कि कब बना मदरसा, कितने छात्र हैं, यही सब। सिर्फ एक ही ऐसा सवाल है जिसका कोई वास्ता हो भी सकता है इलीगल एक्टिविटी के जान से, वो ये है कि फंडिंग कहां से होती है। हमने कहा किसी और एनजीओ से हमारा कोई लिंक नहीं है, हमारी खुद पर्सनल संस्था है इकरा यूनिवर्सल वेलफेयर ट्रस्ट, उसी की निगरानी में ये इदारा चल रहा है। किसी बड़े आदमी के हवारी मवाली यानी तलवे चाटने वाले गंदे जहन के लोग हो जाते हैं ना, तो हाकिम के जहन को खराब कर देते हैं। हालांकि इस मुल्क का लुटा पिटा मुसलमान अपने मजहब पर, इंसानियत पर इतना कुर्बानी देने वाला है। उम्मुल मदारिस दारुल का बजट तकरीबन 40 करोड़ रुपए है, लेकिन उसके बावजूद उन सब की आमदनी का जरिया यही गरीब लुटे पिटे मुसलमानों का दान है। और मैंने एसडीएम साहब से कहा, तो आपका भी सोर्सेज यही है, डोनेशन यही 10 रुपए, 50 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए, जो हमारे हम कहीं गए जरा लच्छेदार और बढ़िया तकरीर कर दी तो सामने वाला बजाय 1000 के 2000 दे देता। समझ रहे हैं आप? जहां तक आधुनिक शिक्षा का सवाल है, छात्र बताते हैं यहाँ बस धार्मिक पढ़ाई नहीं होती। मदरसे के अंदर बहुत से सब्जेक्ट्स हैं, जिन सब्जेक्ट्स में से हमारे जो इस्लामिक लॉ है, दीनी मजहबी किताबें हैं और उसी के साथ साथ हमारी जनरल नॉलेज की किताबें, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, कंप्यूटर्स और इंजीनियरिंग की किताबें, ये सब हमारे कोर्स में निसाब में दाखिल होता है। इसके पास ही जामिया शेखुल मदरसा है जो 2018 में शुरू हुआ और यहाँ करीब 25 से 30 छोटे बच्चे पढ़ते हैं। यहाँ भी बीते हफ्ते सर्वे करने वाले आए थे उन्हीं 12 सवालों के साथ। यहाँ पे भी जो यूपी सरकार अब एक सर्वे कर रही है मदरसों की, यहाँ पे भी एक सर्वे हुआ था। बिल्कुल, यहाँ भी एसडीएम साहब और दूसरे अधिकारी जो है यहाँ सर्वे के लिए आए थे और आने के बाद में जो उनकी एक लिस्ट थी उसके बारे में उन्होंने पूछा, जो उन्होंने पूछा हमने जो है उसके बारे में उनको जवाब दिया। अच्छा, ये कब आए थे? ये तकरीबन आज से 8 दिन पहले एसडीएम साहब और दूसरे अधिकारी यहाँ पर आए थे। तो उन्होंने आपसे क्या क्या पूछा? देखिए, जैसे ही वो आए, आने के बाद में हम उनको बैठाया, बैठाने के बाद में उन्होंने पूछा कि आप इदारे का नाम बताइए, मदरसे का नाम क्या है। हमने बताया कि मदरसे का नाम जामिया शेखुल हिंद है। पूछा कि जिम्मेदार का नाम क्या है, हमने जिम्मेदार का नाम बताया। नंबर मालूम किया, नंबर उनको बताया। उन्होंने पूछा कि जो है मदरसे की इनकम और सोर्स क्या है। हमने बतलाया कि जो हमारी आवाम है, जो मुसलमान हैं, साल भर में रमज़ान मुबारक के अंदर जो अपने पैसे की ज़कात निकालते हैं, 100 रुपये पे 2.5 रुपया वो निकालते हैं, तो उसी पैसे को हम जमा करते हैं और उसी पैसे को तलबा के खाने के ऊपर, उनके कपड़ों के ऊपर, उनकी तालीम के ऊपर, तमाम चीज़ों के ऊपर वही खर्च किया जाता है। कोई और संस्था ऐसी है कि जो मदरसे को चला रही है, तो हमारा किसी संस्था से कोई ताल्लुक़ नहीं है, कोई संस्था हमारे इदारे को नहीं चला रही, तो जो था वो हमने उनके सामने रखा। देखिए, ये बहुत ही अच्छा हुआ क्योंकि सर्वे तो मैं समझता हूँ कि हर साल ही सर्वे होते थे। पहले LIU इंटेलिजेंस के जरिए से सर्वे हुआ करते थे, वो खामोशी के साथ में सर्वे हो जाते थे, उसका कोई हाय हुल्ला या शोर शराबा नहीं होता था, सर्वे उस वक्त भी होते थे। लेकिन इस वक्त में यूपी सरकार ने एक शोर शराबे के साथ में, एक हाय हुल्ला के साथ में सर्वे कराया है ताकि जो है दूसरे मजहबी भाई ये समझे कि देखिए कि क्या हो रहा है पूरे मुल्क के अंदर। हमने स्थानीय अधिकारियों से पूछा कि ये सर्वे किस आधार पर किया जा रहा है, आखिर नजर सिर्फ मदरसों पर ही क्यों, दूसरे आस्थाओं के लोगों के संस्थाओं पर भी सर्वे क्यों नहीं हो रहा, और इस सर्वे का मकसद क्या है, इससे वो क्या हासिल करना चाहते हैं। जवाब साफ नहीं था।
मदरसे का ही सर्वे क्यों हो रहा है, दूसरे धर्म के या दूसरे इसके कुछ इंस्टीट्यूट्स का क्यों नहीं हो रहा है? हमारे लेवल का तो खैर ये आंसर नहीं है जिसका मैं आंसर दे सकता हूँ। अब हमें तो जो काम सौंपे जाते हैं उसका हम लोगों को करना है। तो जितनी जानकारी हमारे पास है वो मैं फ़िलहाल आपको अवेलेबल करा दिया हूँ। इसके अतिरिक्त और कोई जानकारी मेरे पास फ़िलहाल अभी नहीं है। अगर कुछ और जानकारी आती है तो मैं आपसे फिर शेयर करूँगा। जो अब डिप्टी सीएम जी भी है ब्रजेश पाठक जी ने भी बोला था कि जो कोऑपरेट करेंगे उनके वेलफेयर के लिए हम काम करेंगे, लेकिन अगर कोई इलीगल काम करते हैं, इलीगल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। लेकिन इस सर्वे में जो 12 बिंदु हैं उसमें से तो कुछ इलीगल एक्टिविटी तो निकल के नहीं आएगी। तो वो भी क्या देख रहे हैं कि आप मदरसे में क्या हो रहा है, एक्टिविटीज़ क्या हो रहे हैं, वो भी देख रहे हैं अलग से? फिलहाल अभी तो इस तरह की कोई जो 35 मदरसे किए गए हैं उसमें इस तरह का फिलहाल कोई ऐसा तथ्य चिन्हित नहीं हुआ है। अदरवाइज़ अगर कोई भी जो कमेटी जा रही है अगर उसको इस तरह का कोई भी तथ्य मिलेगा तो अपने रिपोर्ट में कंपाइल करेगी और जब फिलहाल रिपोर्ट जब हम लोग के पास आ जाएगी तब हम लोग कुछ कह पाने की स्थिति में होंगे। जो व्यक्ति, जो मनुष्य शास्त्र को छोड़ देगा। सरकार कहती है कि ना उसका काम गलत है और ना उसकी मंशा, लेकिन जो सर्वे हो रहे हैं उनके साथ जो कोरस चल रहा है वे उन लोगों के लिए चिंता का विषय बन गया है। अगर ये स्टेटमेंट हमारे यूपी में बसने वाली तमाम कम्युनिटीज और तमाम इदारों के लिए है तो मोस्ट वेलकम हम इसका इस्तेमाल करते हैं। इसलिए कि इस तरह के स्टेटमेंट से और गवर्नमेंट के इस तरह की सख्त कानूनों से वो जो स्टेट होगा वो तरक्की की राहों पर जाएगा। लेकिन अगर आप कहें नहीं साहब हम आप ही को ठोकेंगे, आप ही को बजाएंगे, एक ही कम्युनिटी को बजाएंगे, तो इस स्टेटमेंट का कोई हासिल नहीं है और तुम्हारे ठुकने से कोई ठुकने वाला है नहीं। ध्यान रखें। मरियम अलवी की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए। उद्धव ठाकरे गुट को बॉम्बे हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत। हाईकोर्ट ने 2 से 6 अक्टूबर तक उद्धव ठाकरे गुट वाले शिवसेना को दशहरा रैली के लिए शिवाजी पार्क दे दिया है। वहीं शिंदे गुट को इस फैसले से बड़ा झटका लगा है। वहां पे शिवसेना कार्यकर्ता इस फैसले के बाद बहुत खुशी मनाते हुए नजर आ रहे हैं। तो हरियाणा में शिक्षक और छात्र दोनों ऑनलाइन तबादला नीति से परेशान हैं। कई स्कूलों में शिक्षक ही नहीं बचे हैं और बच्चे प्रदर्शन को मजबूर हैं कि किसी तरह उनकी पढ़ाई हो सके। हरियाणा से खबर। हिसार के फरीदपुर गांव की छात्रा मुस्कान कई दिनों से धरने पर हैं। उसके स्कूल में शिक्षक ही नहीं बचे, जबकि 30 तारीख से इम्तिहान है। 3 तारीख से सर हमारा धरना शुरू हुआ था, अब तक कोई भी नतीजा सामने नहीं आया। राज्य मंत्री से गांव वाले मिले थे तो उनका भी कोई समाधान नहीं आया और बीओ भी स्कूल में आए थे, लेकिन कोई भी समाधान अब तक नहीं हुआ। और 29 तारीख से हमारे पेपर शुरू हैं तो हम यहीं बैठकर तैयारी कर रहे हैं। ये हालत हिसार के अलावा कैथल, पलवल आदि जिलों की भी है। शिक्षक या तो नहीं है या फिर बहुत कम है। लोग स्कूलों के बाहर प्रदर्शन को मजबूर हैं। कैथल के संदलखेड़ी गांव के सुभाष के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, लेकिन स्कूल में अध्यापकों की कमी को लेकर वो परेशान हैं। यहाँ पर जो सैंक्शन पोस्ट पहले 9 थी, अब उनमें से 2 जो बची हैं उनमें से एक गेस्ट टीचर है और एक पक्का है, और अभी बच्चों के लिए बहुत बड़ी समस्या हो रही है। अब हमारे को भी समझ में नहीं आ रहा कि बच्चों को कहाँ पे ले जाया जाए। ना प्राइवेटों में पढ़ाने की लोगों की गुंजाइश है, यहाँ पे तमाम गरीब तबका के बच्चे पढ़ते हैं। स्कूल बचाओ,
अध्यापक दो, हमें पढ़ने दो, अध्यापक दो। दरअसल नई ऑनलाइन तबादला नीति में अध्यापकों से उनकी पसंद के केंद्र भरवाए गए। 28,000 रेगुलर और 6,000 गेस्ट टीचरों के तबादले भी किए गए। लेकिन इसकी वजह से ग्रामीण स्कूलों में शिक्षक नहीं बचे। शिक्षक भी इन हालात से परेशान हैं। कैथल की शिक्षक रेखा ये परेशानी बताती हैं। मैंने 40 स्टेशन जो भरे थे उनमें से मुझे एक भी नहीं दिया गया। और अब जो नूह मेवात में है वो मेरे घर से 250 किलोमीटर दूर है। और मेरे घर में मेरी सास बीमार है और मेरे 2 छोटे बच्चे हैं। 6 साल की गुड़िया है जिसको मेरी ज़रूरत है और मेरा बेटा स्कूल जाता है और आधे से ज़्यादा सेशन जा चुका है। अब मैं बच्चों का कहाँ उठा के लेके जाऊँ। बच्चों के 6 माही एग्जाम सिर पर हैं, लेकिन बच्चे स्कूलों के बाहर धरने पर बैठे हैं और उन्हें कोई पढ़ाने वाला भी नहीं है। कैथल से सुनील रवीश के साथ चंडीगढ़ से मोहम्मद गजाली, एनडीटीवी इंडिया।